अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। अब पाकिस्तान में तो हो गए रात के 11। लेकिन मैं अपनी पूरी लंबा चौड़ा 1.5 घंटे की वॉक और रनिंग करके वापस आया हूँ और इसी वजह से मेरे खासे गैर पार्लिमानी किस्म का हुलिया भी है। और मैं अपना अभी तक मैंने अपना सैंडविच जो है सुबह का साथ लेकर आया हूँ और अभी मेरी कॉफ़ी भी चल रही है। लेकिन फ़ायदा ये है इस वक्त बोलने का कि चूंकि पाकिस्तान में जो भी सियासी ड्रामेबाजी, धमाका चौकड़ी, गैस लाइटिंग और सब कुछ होना था वो मुकम्मल हो गया है और अब एक अगले दिन की ड्रामेबाजी के लिए पाकिस्तान के अंदर तैयारी हो रही है। तो हम उसके ऊपर बड़ा अच्छा एक कमेंट भी कर सकते हैं, उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। बट ये एनालिसिस करने से पहले मैं आपको याद दिलाऊंगा कि चंद दिन पहले एक बड़ी पढ़ी लिखी खातून जो हैं, पता नहीं अमेरिका से या बरतानिया से, उन्होंने मुझे एक बड़ी एकेडमिक ईमेल भेजी जिसमें उन्होंने साथ लिंक्स भी लगाए विकिपीडिया के और वेबसाइट्स के, आई थिंक जो डिक्शनरी साइट्स होती हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं चूतिया चुतियापा, इसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा गलत है। मैंने उनको जवाब भी दिया था कि आपने देखना है कि असर हाजिर के अंदर इसका इस्तेमाल क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी फीलिंग क्या है। बिकॉज अल्फाज जो है वो आप सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं यूज़ करती, कोई साइंटिफिक कम्युनिकेशन नहीं होती कि एटम 1 एटम + 2 एटम बन गए इतने एटम। आप अल्फाज को इमोशनल कैथारसिस के लिए भी, अपने गुस्से के लिए भी, अपने जज्बात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और जब आप अल्फाज को वर्बल वॉयलेंस की, जब आप वर्बल वॉयलेंस करते हैं अल्फाज के जरिए, तो आप फिजिकल वॉयलेंस जो है उसको अवॉइड करते हैं। फॉर इंस्टेंस जो ओलंपिक गेम्स का कॉन्सेप्ट है, जो अखाड़े के अंदर गेम्स का कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि लोगों को इमोशनल कैथार फिजिकल, एक तरह की बहुत हैवी फिजिकल फाइटिंग उनके सामने की जाए, ताकि बहुत बड़ी तादाद, अभी लोग भूल गए, किसी को याद नहीं है, लेकिन जब रोमन कॉन्सेप्ट था बेसिकली ये था कि इतनी फिजिकल वायलेंस लोगों को दिखाई जाए कि उनके अंदर एज सच जो एक दूसरे के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ या बादशाह के खिलाफ जो फिजिकल वायलेंस करने के फीलिंग और जज्बात होते हैं वो उनके ठंडे पड़ जाएं। और जब ओलंपिक गेम्स का 20वीं सेंचुरी में आगाज हुआ, तो उसके पीछे भी जो बेसिक फिलॉसफी थी वो ये थी कि आप एक पीसफुल तरीके से इतनी इतनी एक एग्रेशन प्रेजेंट करेंगे कि जो अदरवाइज इनबिल्ट एग्रेशन है उसको आप पैसिफाई करेंगे, ताकि लोग, माशरा, एक दूसरे के खिलाफ लोग जो है एग्रेशन ना करें। बहरहाल ये उसका एक बैकग्राउंड है जिसमें मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं एक बड़ी एकेडमिक किस्म की वीडियो करूंगा इस हवाले से एक्सप्लेन करने के लिए कि अल्फाज कहाँ से आते हैं और कैसे अपने मीनिंग्स को खो देते हैं। बाज ऐसे अल्फाज जो बड़े पॉजिटिव होते हैं वो बिल्कुल नेगेटिव बन जाते हैं, ऐसे अल्फाज जो नेगेटिव शुरू होते हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं और उनका मीनिंग जो है वो बदल जाता है। जैसे कि मैंने लफ्ज़ गैस लाइटिंग का भी जिक्र किया था और आज के इस वीलॉग में बार बार आप देखेंगे कि गैस लाइटिंग जो है हो रही है। तो एज आई सेड कि फ़ायदा ये है कि रात को जितने भी ड्रामेबाजी होनी थी पाकिस्तान में हो चुकी है और अगले दिन की ड्रामेबाजी के लिए, कुश्ती के लिए जो है वो तैयारी हो रही है। तो अभी चंद घंटे पहले जो एक बहुत बड़ी अब इसके बारे में फैसला करें कि ये कौन सा इसके लिए लफ्ज़ होना चाहिए। अब से चंद घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इन्फिनिट विजडम के अंदर, पॉइंट्स मैंने बहुत से रखे हुए हैं, इन्फिनिट विजडम के अंदर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इमरान खान को नोटिस सर्व किया उन्होंने कि क्यों ना आपको तहरीके इंसाफ की जो पार्टी चेयरमैनशिप है, पीटीआई के चेयरमैन की हैसियत से आपको हटाया जाए। और अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू द न्यूज सोर्सेज 13 दिसंबर को उसकी हियरिंग भी स्केड्यूल हो गई। इसके पीछे तो हमें मेंटेलिटी क्लियरली नजर आती है कि एक और बड़े इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है, नवाज शरीफ साहब, चूंकि वो सादिक और अमीन नहीं रहे थे और इमरान खान के बारे में गलती से सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया सादिक और अमीन। और ये, इस पे भी मुझे वैसे बड़ा एतराज़ है, ये जो टर्म है सादिक और अमीन की, इसको ज़्यादा प्रोफेशनल असर हाजिर की जो टर्म्स हैं कि ये चीज़ प्रूव नहीं हुई वगैरह वगैरह, इसमें इस्तेमाल करना चाहिए था। बिकॉज ये जो लफ्ज़ है सादिक और अमीन जो पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा है, ये बड़े डिस्टर्बिंग टर्म्स हैं। इसकी पॉलिटिकल कॉनोटे, अब ये देखें अल्फाज की फिर बात आ गई है, जहां पर अल्फाज की बात करते हैं, द यूज ऑफ द वर्ड्स सादिक एंड अमीन इन द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड जार्गन में ये गलत अल्फाज हैं, ये अल्फाज नहीं होने चाहिए थे। यहाँ मॉडर्न लीगल जो टर्मिनोलॉजी है, बस एक एक रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए था। बिकॉज इसकी एक सर्टन इमोशनल इम्पैक्ट है जिससे फॉर इंस्टेंस पीएमएलएन बहुत इंजर्ड फील करती है। बट एनीवे, इसके पीछे एक स्क्रिप्ट है। लेकिन और इसका बैकग्राउंड ये है कि ऑन 21 अक्टूबर 2022 इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पहले ही एक फैसला कर चुका है कि इमरान खान को वो डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं फॉर नॉट बीइंग सादिक और अमीन, फॉर नॉट बीइंग ट्रूथफुल ऑन द तोशाखाना रेफरेंसेस इन हिज इलेक्शन रिटर्न्स एंड व्हाटएवर, जिसको मेरा ख्याल चैलेंज कर रखा है तहरीक इंसाफ ने। बहरहाल,
और जब वो खबर लगी 21 अक्टूबर 2022 की, CNN में लगी, BBC में लगी, अल जजीरा में लगी, हिंदुस्तानी अखबारों में लगी, तो मैंने उसको थोड़ा सा रिसर्च किया। तो साथ पे उसके आपको और स्टोरीज भी मिलती हैं जहां इन राइटिंग ये है ऑन 21 अक्टूबर के सोर्सेज ये कहते हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है और इमरान खान को मारा जा सकता है, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हो सकता है। उससे पहले 20 और ये जब ये खबरें लग रही हैं 21 अक्टूबर की, तो 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, टेलीविजन एंकर शहीद अरशद शरीफ के ऊपर कीनिया के अंदर कातिलाना हमला होता है, जिसके नतीजे में उनकी शहादत होती है। और वो जो हमला हुआ है वो भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, उसको किसी और तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कीनियन पुलिस को किसने कहा, कहाँ से आई, क्या गलती हुई, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर वहां पे थे, हिंदुस्तान का क्या रोल था, दिस ऑल बुलशिट। वो उसका सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ताल्लुक। तो बावजूद इसके कि वो न्यूज है इन सर्कुलेशन कि इमरान खान पे हमला हो सकता है, उसके बावजूद ऑन 3 नवंबर 2022 इमरान खान के ऊपर कोऑर्डिनेटेड गन अटैक वजीराबाद में कातिलाना हमला होता है। कल रात को एक शौकत खानम हॉस्पिटल की फंड रेजिंग मैंने अटेंड की, जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो वहाँ मौजूद थे, मेरे साथ ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे कागज़ के ऊपर, जब हम बात कर रहे थे इमरान खान के ज़ख्मों के एतबार से, और मैंने उनको कहा कि ज़ख्म हील नहीं हुए, जो हमने लास्ट देखा है मुझे यही पता चल रहा है कि ज़ख्म हील नहीं हुए, अभी तक खुले हैं। तो वो मुझे उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बता रहे थे बिटवीन टू डॉक्टर्स, और उन्होंने मुझे कागज़ के ऊपर एक डायग्राम बना के उन्होंने मुझे समझाया कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इमरान खान को जो गोली ऊपर लगी है थाई में, वन ऑफ द बुलेट्स, उसने इतना सा, उन्होंने कहा कि इतना सा डिस्टेंस टिश्यू का, मसल का, फाइबर का है दरमियान में, जहां द बुलेट एंट्री वुंड हैज मिस्ड हिज फीमोरल आर्टरी। अब जो लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, फीमोरल आर्टरी वन ऑफ द लार्ज, जो बॉडी में जैसे आयोटा मेजर ब्लड वेसल है, इस तरह से फीमोरल आर्टरी आयोटा से ही निकलती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एंड इट इज वन, जो 3-4 बड़ी ब्लड वेसल्स हैं बॉडी के अंदर, उसमें फीमोरल आर्टरी प्रॉब्ली सेकंड होगी या थर्ड होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी जो है उस, वो बहुत बड़ी ब्लड वेसल है। अगर फीमोरल आर्टरी को रप्चर हो जाए किसी भी वजह से, ये बुलेट रप्चर कर देती, उसको फाड़ देती, उसको तोड़ देती फीमोरल आर्टरी को, तो उस जगह पे वजीराबाद में GT रोड के ऊपर वहां पर कोई इस किस्म की इमरजेंसी पैरामेडिक मेडिक के डॉक्टर्स नहीं होने थे कि वो वहां पर उसको टॉर्निके लगा सकते, ऐसा इफेक्टिव बैंडेज लगा सकते कि वो ब्लीडिंग जो है वो रुकती। और अल्लाह ने इमरान खान की जिंदगी और जान बचाई है, वरना कोऑर्डिनेटेड गन अटैक करने वालों ने, प्लान करने वालों ने, स्क्रिप्ट लिखने वालों ने कोई कसर अपने हिसाब से छोड़ी नहीं थी। ये कोई डराने वाला हमला नहीं था, ये एक प्लान्ड कातिलाना हमला था। ये सारा बैकग्राउंड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं याद करवाना चाहता हूँ, बार बार याद करने की जरूरत है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपनी इन्फिनिट विजडम के अंदर, जो अक्टूबर 2021 से उन्होंने एक रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में प्लान किया, जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया ऑन 9 अप्रैल, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेशन वाई बंद की गई, जब प्रिजन वैन्स भेजी गई नेशनल असेंबली के पार्लियामेंट के बाहर। तो वो जो रिजीम चेंज ऑपरेशन होने के बाद उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी क्या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, इमरान खान, तहरीक इंसाफ और ज़राए इब्लाग मीडिया किस तरह से रिएक्ट करेंगे। वो जो सारा एक्शन रिएक्शन का प्रोसेस हुआ है, उस एक्शन रिएक्शन के प्रोसेस के नतीजे में पाकिस्तान में टर्बुलेंस पैदा हुई है, हिजान पैदा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, इंतहा पसंदी हुई है, पोलराइजेशन हुई है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान और लोगों के दरमियान में एक वेज ड्राइव हुआ है। सैकड़ों लोगों को सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पे ट्वीट लिखने के ऊपर गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर FIRs की गई, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ। एंड इन द रिजल्ट ऑफ ऑल, जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है जिसकी हम फिर बात करेंगे, उसका कुंडा हो गया। और इस वक्त लेस देन $7.5 बिलियन के टोटल रिजर्व हैं, इसमें सारे के सारे रिजर्व इतने ही हैं। उसका मतलब ये है कि सिर्फ एक महीने की बमुश्किल इंपोर्ट्स की कैपेसिटी इस वक्त ये जो शरीफ सरदारी हुकूमत है उसके पास इस गिक्स करती है। ठीक, इन सारे सर्कमस्टेंसेस को देख के पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मुल्क की जो सूरत हाल है,
जिसके अंदर सॉल्यूशंस चाहिए, इस सारे गैमेट को देख के, कॉम्प्लेक्सिटी को देख के, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड फॉर दिस, कि ये पूरी एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है, इसको देखते हुए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है, इसके ऊपर जो खातून ने मुझे ईमेल भेजी थी, उनके लिए होपफुली शी वॉचेस दिस वीडियो, इसके लिए वो तजवीज़ करें कि क्या लफ्ज़ होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला गलत है, इनअप्रोप्रिएट है, अनवाइज है, गैर मुनासिब है, नहीं होना चाहिए था, समझदारी पे मबनी नहीं है, क्या इसका क्या होना, या कि और फिर हमें इमोशनल कैथारसिस भी चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, तो हम, और पॉलिटिक्स में हमें इमोशनल कैथारसिस चाहिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, तो फिर इसके लिए हम ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे गैर दानिशमंदाना वगैरह, या हमारी तसल्ली उस वक्त होगी जब कहेंगे ये चूतिया डिसीजन है। मतलब इस डिसीजन का ना कुछ सर पैर है, इस मौजूदा हालात में पाकिस्तान को इस किस्म की डिसीजन मेकिंग चाहिए इंस्टीट्यूशन से, या पाकिस्तान को एक सोल्यूशन चाहिए, एक वे फॉरवर्ड चाहिए, ताकि इस क्राइसिस से ये 22, 23, 24 करोड़ लोग जो हैं वो बाहर निकलें। उनमें से मेजोरिटी तो वैसे ही बड़े गरीब लोगों की है, लाखों लोग तो इस वक्त सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं या इन द प्रोसेस हो रहे हैं, और पूरी जो इकोनॉमी का इंजन चलाने के लिए जो इंपोर्टेड एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल, द पेट्रोलियम, द गैस, जिसके ऊपर सारी बिजली भी बनती है, उस सारी को लाने को, खरीदने को धेला नहीं है जेब में। और इन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जनाब इसहाक डार साहब, वो अब इस डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से लड़ाई के अलावा अब उनकी आईएमएफ से भी वो लड़ाई कर रहे हैं, और एक नया शोशा भी छोड़ा गया है कि हम रशिया से डिस्काउंटेड गैस ला सकते हैं, ऑयल ला सकते हैं, एक ऐसे वक्त पे जब मैं भी आपको बताऊंगा कि और इस किस्म की चीजें कि टोटली मीनिंगलेस गैस लाइटिंग जो है वहां पे की गई। तो इन सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने पुराने स्क्रिप्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस, विच इज़ वेरी फ्राइटनिंग। और अनलेस कि अमेरिका ने कहीं 2, 4, 5 बिलियन डॉलर का चेक लिखना है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्क्रिप्ट, तो ये किसी सूरत भी, ये सूरत हाल जो है वो चल नहीं सकती। तो बहरहाल ये तो हो गई बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से। अभी ज़रा आगे चलते हैं, दूसरी साइड पे क्या हुआ। दूसरी साइड पे हुआ कि हम न्यूज़ में डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार साहिबा ने एक इंटरव्यू किया परवेज़ इलाही साहब का, जिसके ऊपर डॉन ने बड़ी फातिहाना किस्म की हेडलाइन भी बनाई है कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि वो इस पंजाब की असेंबली को मार्च तक डिसॉल्व होते हुए नहीं देख सकते। इससे पहले परवेज़ इलाही साहब और उनके साहिबजादे दोनों जो हैं वो कमर जावेद बाजवा साहब को बहुत सपोर्ट कर चुके हैं। ये भी कह चुके हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब ने उनको कहा था, उन्होंने खुद उनको कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैंने खुद कॉल की थी उनसे पूछने के लिए, जब मुनिस ने पहले कहा, मुनिस ने स्टैंड ले लिया, फिर परवेज़ इलाही साहब ने कमर जावेद बाजवा साहब को कंसल्ट किया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी मदद फरमाएं, मौला परवरदिगार गाइड करें मुझे, तो मुझे बताएं। उन्होंने उनको कहा कि आप अंडर द सर्कमस्टेंसेस आपको इमरान खान में तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये सब कुछ हो चुका है। तो उस पर जो हेडलाइन लगाई है डॉन ने, वो ये लगाई है कि इलेक्शन जो है वो मार्च तक वो नहीं देखते। ताहम साथ ये भी है कि उन्होंने कहा है कि जब भी मुझे इमरान खान कहेंगे मैं उसको मैं उसको डिसॉल्व करने को तैयार हूँ। मेरा एनालिसिस ये है कि ये अब पीटीआई की तरफ से डबल टॉक हो रही है, पर इवन कवर जावेद बाजवा साहब के अलावा से को भी ये भी एक परमिटेड किस्म की, मुझे लगता है कि ये भी एक खेला जा रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, डबल टॉक हो रही है, गैस लाइटिंग हो रही है, और कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस जो है भेजे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता एट दिस स्टेज कि चौधरी परवेज इलाही और मुनस के पास, अनलेस कि कोई इमरान खान को मार ही दिए जाए, खुदा ना खास्ता, कोई ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन व्यू ऑफ द फ्यूचर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब। ठीक, तो ये तो होगी एक बात। अच्छा, बहरहाल आज के दिन में दोनों बाप बेटे ने, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, उनके साहिबजादे मुनस इलाही जो है, उन्होंने इमरान खान से लाहौर में मुलाकात भी की। और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और तहरीक इंसाफ के स्पोक्समैन जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने एक मुख्तसर किस्म की दौरानिए की, प्रेस टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके 4-5 मेन पॉइंट्स हैं। एक, उन्होंने कहा कि पीटीआई और पीएमएलक्यू जो है परवेज इलाही की पार्टी, ये एलाइज थे, एलाइज हैं और एलाइज रहेंगे, और हमारी एक मुश्तरका स्ट्रैटेजी है। दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस मीटिंग के, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में फवाद चौधरी ने ये भी कहा कि इसके बाद मैं, क्योंकि हाँ, फवाद चौधरी साहब ने मीटिंग भी की इमरान खान साहब की मीटिंग के बाद, फवाद चौधरी साहब ने भी परवेज इलाही और मुनस से मीटिंग की, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उस मीटिंग के बाद की। और उन्होंने कहा कि मैं भी जाके अब दोबारा इमरान खान के पास जाऊंगा और उनको इस मीटिंग के हवाले से मजीद ब्रीफ भी करूंगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, क्योंकि पहले उनकी भी मीटिंग हो चुकी है बाप बेटी की, इन्होंने क्यों ब्रीफ करना था, बट दैट इज इट।
फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब परवेज़ इलाही थोड़ी थोड़ी पंजाब असेंबली के हवाले से एक डिफरेंट ओपिनियन देते हैं, तो वो एक डिफरेंट पार्टी की हैसियत से उनका एक मौक़िफ़ और पोजीशन है कि अंडर द सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस पंजाब असेंबली को डिसॉल्व फौरी तौर पर नहीं करना चाहिए और इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना चाहिए। अब एक दिन पहले वैसे इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि मैं तो 5-7 दिनों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज को डिसॉल्व कर दूंगा। लेकिन फवाद चौधरी ने कहा कि उनका ये पर्सपेक्टिव है, बट फाइनल फैसला इमरान खान ने करना है कि क्या करना है। अब जब इमरान खान ने फाइनल फैसला करना है तो इसमें इन चीज़ों को भी देखना चाहिए जो मैंने पहले भी वीलॉग में कहा था, और आज दोबारा जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है इमरान खान को पार्टी चेयरमैन से हटाने के लिए, और पूरा एक स्क्रिप्ट है जिसका मैंने पता नहीं जिक्र अभी किया है कि नहीं, पहले मैं कर चुका हूँ कि जिस स्क्रिप्ट में इलेक्शन कमीशन की ये आज की कहानी साबित आई है, इसमें तहरीके इस स्क्रिप्ट के बहुत से एलिमेंट्स हैं। ये स्क्रिप्ट मैं कई हफ्ते पहले से मैं स्क्रिप्ट का सुन रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट जो है ये कोई ऐसा नहीं है, मैंने कई दफ़ा आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो है ना सारी कहानी कि अगस्त में हम या अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे। असल गोल इलेक्शन करवाना नहीं है, असल गोल ये नहीं है कि हमने अपनी टर्म मुकम्मल करनी है। जो असल गोल है पीडीएम अलायंस का और उनके तमाम सपोर्टर्स का, जो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं, कि पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास की जो मूवमेंट है तहरीक इंसाफ की शक्ल में, इसको कुचलना है, इसको सप्रेस करना है, इसको ख़त्म करना है। बिकॉज जब तक इस मूवमेंट को आप ख़त्म नहीं करेंगे, इसके साथ जो पूरी क्लासेस खड़ी हुई हैं, तब तक आप पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अब इसके लिए इसकी तो फिर ये तो हाथ पांव बांध के किसी कौम को आपने कंट्रोल करना है, तो इसकी एक ही अंग्रेजी का लफ्ज़ इसके लिए आता है, इसको रेप कहते हैं, RAPE। यानी आप पाकिस्तानी कौम को रेप करने का पूरा एक इंटरनल एक्सटर्नल प्लान है कि रेप करना। रेप की जो डेफिनेशन है वो इसमें पूरी उठती है। तो इसमें ज़ाहिर है जब तक इस पार्टी को ख़त्म नहीं करना, ये चीज़ पूरी नहीं हो सकती। ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट कामयाब होता है कि नहीं, इस स्क्रिप्ट के साथ अभी भी कमिटमेंट है कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन स्क्रिप्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं क्या? स्क्रिप्ट का एक इंग्रेडिएंट है कि इमरान खान के खिलाफ बड़े खतरनाक केसेस बनाने हैं ताकि इमरान खान उसमें फंस जाएं, डिसअपॉइंटमेंट हो तहरीक इंसाफ में। सेकंड, इमरान खान को दोबारा से अरेस्ट करना है। पॉइंट टू, तहरीक इंसाफ के और बहुत से लीडर्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस बनाने हैं और उनको अरेस्ट करना है, जिसमें असद उमर भी हैं, जिसमें फवाद चौधरी भी हैं। अभी गिल के खिलाफ दोबारा आगे उनकी इतनी इंपॉर्टेंस खैर नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ भी FIR आ गई है। वो उन्होंने खैर प्रवोक भी किए। डॉक्टर शहबाज गिल को वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था पिंडी में जलसे में, जो डॉक्टर शहबाज गिल ने जिस किस्म का टोन एंड टेनर एक पब्लिक मीटिंग में यूज़ किया, वो उनको नहीं करना चाहिए था, वो गलत था। वो अब वो उन्होंने प्रवोक किया पूरी सिचुएशन को। बहरहाल मतलब अरेस्ट होंगे तो बात है। अच्छा, फिर ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडर्स हैं, ऐसे हालात पैदा किए रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की, मैं स्क्रिप्ट बता रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट है, तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स जो हैं वो डिफेक्ट करें पब्लिक। जैसे आपने देखा कि फैसल वाडा साहब ने प्रैक्टिकली डिफेक्ट किया जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आसिया शरीफ की शहादत के बाद और अक्टूबर में, और उसमें उन्होंने एक लंबी चौड़ी कहानी दी और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान गलत कर रहे हैं, इसके नतीजे में कत्ले आम होगा, ये होगा, वो होगा। तो वो प्रैक्टिकली डिफेक्ट कर गए। वहाँ एक ट्रांजेक्शनल आपको चीज़ नज़र आती है जहाँ फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलाई गई, और उसके साथ ही एक मॉडल और टेम्पलेट खड़ा किया गया कि नवाज शरीफ साहब को भी इसी पैटर्न के ऊपर रिलीफ मिल सकती है जो उनकी लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है। बट मूविंग फॉरवर्ड, तो तहरीक इंसाफ से डिफेक्शंस हों, और फिर ये कि तहरीक इंसाफ जो बहुत ज़्यादा अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, जलसे, जुलूस, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया टीम्स चलाने के लिए और अपनी मूवमेंट और कम्युनिकेशन है उसके लिए जो पैसे इकट्ठी करती है दुनिया भर से, पाकिस्तान के अंदर से और ख़ास करके पाकिस्तान की बाहर से, ख़ास करके अमेरिका से, यूरोप से, मशरक़ वसत से, वो जो फंडिंग रेज करते हैं, मशरक़ वसत शायद नहीं करते होंगे, वो उसको भी रोकना है, उसके सारे सोर्सेज जो हैं उसको ड्राई करना है। ठीक। और एक एक लिस्ट भी बनाई जा रही है उन लोगों की जो दुनिया भर से इस फंडिंग को लीड करते हैं या उसके लिए एफर्ट करते हैं। अब मैं कल रात को शौकत खानम हॉस्पिटल की एक फंड रेजिंग में बैठा देख रहा था। वहां पर 1 घंटे और चंद मिनट में कोई 200 लोग मैक्सिमम थे उस हॉल में, इन हायत रीजेंसी, जहां पर 1.3 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो रेज हुए, और ये कमिटमेंट्स नहीं थी, वहाँ चेक दिए गए। वहाँ पर जावेद अनवर साहब ने, जिन्हें इस हल्के में जावेद भाई कहा जाता है, जो एक वन ऑफ द रिचेस्ट पाकिस्तानी, जो ऑयल 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 उनके ऑयल वेल्स हैं जिसमें उनकी वर्टिकल ड्रिलिंग भी है, उनकी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी है, वो शेल
की जो शेल की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। एंड ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पाकिस्तानी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स अब तक दे चुके हैं डिफरेंट कॉजेज़ के लिए। फ्लड में उन्होंने बड़े पैसे दिए, प्रॉब्ली मोर देन $10 मिलियन उसको दिए। उन्होंने भी $500,000 का चेक वहीं काट के दिया। लेकिन बाकी भी जो लोग थे, डॉक्टर्स थे, बिजनेसमैन थे, रियल एस्टेट के लोग थे, और उसमें कम भी अमीर लोग भी थे, उन्होंने नॉर्मल जो वहाँ पे चेक दिए गए वो 5,000, 10,000, 5,000, $10,000 के वहाँ पे चेक दिए गए। और उसके अलावा $100 के चेक भी थे, $1,000 के चेक भी थे। लेकिन बिफोर द एंड ऑफ द सेशन $1.3 मिलियन इकट्ठे हो गए। इसको अगर रुपए में ट्रांसलेट करें तो ये मेरा ख्याल है, अगर 1 लाख, अगर मैं सही हिसाब कर रहा हूँ, तो अगर $1 लाख तो बनता होगा 2.25 करोड़, तो $10 लाख बनता होगा 22-23 करोड़। और अगर $1.3 मिलियन है, तो ये मेरा ख्याल है ये अंदाजन 28 करोड़ या 30 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा हुआ है। ये शौकत खानम के लिए इकट्ठा हुआ, ये पॉलिटिकल फंड रेजिंग नहीं है, ये इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात वहां पर नहीं की गई। दिस वाज अ टोटली ए पॉलिटिकल सेशन। लेकिन इस किस्म की फंडिंग ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ करती है डिफरेंट सोर्सेज से, तो इस फंडिंग को भी ड्राई करना है। ये वो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट चल पाता है, कामयाब होता है, इंप्लीमेंट हो सकता है। अभी भी स्क्रिप्ट पे अमल करने वाले स्क्रिप्ट के साथ लॉयल हैं कि नहीं हैं, खड़े हैं इसके साथ, पीछे हट गए, लेकिन स्क्रिप्ट बहरहाल ये है। और इलेक्शन कमीशन ने जो ये अपना फैसला किया है वो इस स्क्रिप्ट के हिस्से का ही फैसला है। अब आगे क्या होता है वो तो ज़ाहिर है कि गैब का नॉलेज जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ठीक। अब फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वापस आते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि हम और PMLQ इकट्ठे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन मार्च तक हो जाएं और रमजान से पहले हों। एंड ही साउंडेड प्रीटी कॉन्फिडेंट। इन एनी केस पॉलिटिशियन बड़े स्मार्ट हैं और वो कोई भी कॉन्फिडेंस स्ट्रेटजी रख सकते हैं। लेकिन जो बेसिक उनकी रिलायंस है फवाद चौधरी की इन मेकिंग दैट बोल्ड अडॉशियस स्टेटमेंट के इलेक्शन हो जाने चाहिए मार्च तक, दैट बैंक्स ऑन द डिप्लोरेबल weak condition, pathetic condition, disastrous condition of the Pakistani economy, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के पास लेस देन $7.5 बिलियन हैं, यानी एक महीने चंद दिन की इंपोर्ट्स के उनके पास पैसे हैं। वो इंपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर जो सबसे वाइटल इंपोर्ट्स हैं वो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हैं, गैस की हैं। जहन में रखिए कि पाकिस्तान ऑयल एंड गैस से अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है, अपनी इंडस्ट्री भी चलाता है, अपनी गाड़ियाँ, ट्रक, सारी ट्रांसपोर्ट चलता है। जो पाकिस्तान की पोर्ट्स हैं, कराची और ड्राई पोर्ट से जो गुड्स अप कंट्री जाते हैं, टाउन्स की तरफ जाते हैं, वो उसी एनर्जी के ऊपर रिलाई करते हैं। अगर पाकिस्तान को एनर्जी इंपोर्ट क्राइसिस होता है तो अशाए खुर्दनोश और ज़रूरत की जो तमाम चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के शहरों, कस्बों और देहात में नहीं होंगी। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही ख़राब किस्म की ज़हनी, सियासी, इमोशनल टर्मोइल जो है वो पैदा हो सकता है अगर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलते और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो ठीक नहीं होती और पाकिस्तान को कहीं से उम्मीद नज़र नहीं आती। अब वो उम्मीद दो तरह से नज़र आ सकती है, या तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन हो जिसके नतीजे में इलेक्शन की डेट का ऐलान कर दिया जाए जैसे कि फवाद चौधरी कह रहे हैं, और सडनली जो पाकिस्तान का बिजनेस है, पाकिस्तान के जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब ये फील करें कि चीज़ें एक बेहतरी की तरफ जा रही हैं और एक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो दोबारा से शुरू हो इन इंडस्ट्री, इन रियल एस्टेट। लोग सोचें कि आगे कोई मुस्तकबिल है, चूंकि वो फीलिंग नहीं हो रही। दूसरा ये तरीका है कि जिस मुल्क में मैं बैठा हूँ इस मुल्क के अलावा कोई और दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है, ये मुल्क एक चेक काटे और वो $4-5 बिलियन या $2-2.5 बिलियन इंजेक्ट करे या करवा दे कहीं से थ्रू सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या टेंटवा दबाए MBS का या सऊदीज़ का या UAE का कि भाई मेहरबानी करें ज़रा हमारी खातर दोबारा दे दें। उनका यूजुअल तरीका यही है कि जितने भी पैसे मिलते हैं वो इसी दबाव से मिलते हैं जो वाशिंगटन से एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है या सिग्नल के ऊपर मैसेज आता है, वहीं वही पैसे वहां से निकलते हैं, वरना वहां से ठूठ नहीं निकलता। बहरहाल या दो ही ऑप्शन हैं, या तो आप पॉलिटिक्स को ठीक करेंगे या आप इंटरनेशनल स्टेक होल्डर से पैसे लेंगे। अगर इंटरनेशनल स्टेक होल्डर से पैसे लेने हैं अगले कुछ चंद हफ्तों के अंदर, तो फिर ज़ाहिर है इसका मतलब है कि फिर इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स भी किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा होंगे, तो आपको 2+2 करके चीज़ें वैसे ही नजर आ रही हैं। बट ये एक सिचुएशन है जिसमें फवाद चौधरी को और तहरीक इंसाफ को ये गुमान है, ये ख्याल है कि उनको एक महीने तक इलेक्शन की डेट मिलनी चाहिए और वो इलेक्शन मार्च तक जो है वो हो जाने चाहिए। डिफॉल्ट रिस्क भी माइंड में रखिए कि तकरीबन 100% या 100% से ज़्यादा है इस वक्त पाकिस्तान का। तो फिर ये गवर्नमेंट क्या खेल रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या यबड़ी मारी है, ये किधर से आ रही है सारा कुछ, दिस आई लीव टू योर इमेजिनेशन। अब ये सारा जिक्र करने के बाद चूंकि अल्फाज की हम बात कर ही रहे हैं यहाँ पर भी, आई विल लीव टू योर इमेजिनेशन के क्या लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे।
मेरा ख्याल है आज ही के दिन के अंदर सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो बहुत पढ़े लिखे हैं एक शख्स हैं, बदकिस्मती से इस रोल में है इस वक्त, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान के। इससे पहले वो अमेरिका में हेल्थ के हवाले से, मशरक़ वस्ता में हेल्थ के हवाले से कंसल्टिंग कर चुके हैं। उनकी अपनी कंपनी थी। ही वॉज अ सक्सेसफुल मैन, आई नो हिम वेरी वेल। बट जिस रोल में वो हैं, वो रोल ही बेचारा बहुत अजीब व गरीब किस्म का रोल है। वो रोल उनसे डिमांड करता है कि वो इस किस्म की बातें करें। ठीक है, माई अपॉलॉजीज टू हिम। अब उन्होंने फरमाया क्या है? उन्होंने फरमाया ये, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बातचीत हो गई है और पाकिस्तान रशिया से डिस्काउंटेड पेट्रोलियम और डिस्काउंटेड गैस वगैरह जो है वो खरीदेगा। उसके अलावा अब लॉन्ग टर्म भी को बात हुई है कि रशियन टीम यहाँ पे आएगी, फिर अगले सालों में पाकिस्तान, और फिर साउथ और नॉर्थ जो गैस पाइपलाइन है जिस पे अरसों से, मतलब पता नहीं कितनी मुद्दतों से उसकी बात हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती, बिकॉज रशियंस जो चाहते हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान जिस किस्म की कमिटमेंट करे, जो स्टैंड ले मुख्तलिफ इशूज़ पे, एक उसकी सॉलिड कमिटमेंट हो, वो पाकिस्तानी हुकूमतें दे ही नहीं पाती हैं। यू नो वेरी वेल कि क्यों नहीं दे पाती हैं। बहरहाल, तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने फरमाया कि हमें डिस्काउंटेड, हमें रशिया के साथ हमारी हो गई है। मैं आपको ना यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये लें जी, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको। ये देखिए, रशिया टू प्रोवाइड पेट्रोल डीजल टू पाकिस्तान एट डिस्काउंटेड रेट्स, ये उन्होंने 5 दिसंबर को ही गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। Or he announced, State Minister for Petroleum Sadiq Malik announced on Monday that Russia has decided to provide crude oil, petrol, and diesel to Pakistan at discounted rates. The decision comes a month after Finance Minister Ishaq Dar said that the country is considering buying a month after. हम कहाँ हैं? 5 December को, a month after. ये mind में रखें, a month after that the country is considering buying discounted Russian oil, pointing out the neighbor India has been purchasing oil from Moscow and Islamabad also has a right to explore the possibility. What a great statement. ये नई चीज पता चली है सागदार साहब को कि हिंदुस्तान खरीद रहा है। मतलब दुनिया में कोई बचा नहीं होगा 10 साल से ऊपर का जिसको पता होगा कि इन डिफाइंस ऑफ द अमेरिकन प्रेशर वो खरीद रहा है, लेकिन सागदार साहब को पता चला। लेकिन अब इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ क्या है। इसका बैकग्राउंड क्या है कि ये भी देख लें। ये इसका मिनिस्टर हेड्स टू रशिया फॉर ऑयल एंड गैस की तारीख देखें, नवंबर 29 को मुसद्दिक मलिक साहब वहाँ गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया। और उसके बाद पूरे 6 दिन के बाद वो बता रहे हैं कि हमारी एक डील हो गई है। और इस डील के हवाले से रशियन मिनिस्ट्री जो है, कोई एमओयू नहीं आया, कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया और उनकी एम्बेसी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब ने खासे दिनों का वक्फा डाल के उन्होंने ये ऐलान कर दिया। अब इसकी क्या सेंस है, इसका मैं थोड़ा सा आपको मजीद बैकग्राउंड दूँ, आपको सारी समझ आ रही। ये देखिए, ये भी डॉनी की हेडलाइन है। एवरी कंट्री कैन इम्पोर्ट रशियन ऑयल लाइक इंडिया सेज यूएस। ये कब की है? ये नवंबर 8 की है। अनवर इकबाल साहब जो वाशिंगटन में बहुत अरसे से कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बहुत ही समझदार आदमी हैं, कवर करते हैं सारे इवेंट्स को, उन्होंने ये स्टोरी भेजी। एवरी कंट्री कैन इम्पोर्ट रशियन ऑयल लाइक इंडिया सेज यूनाइटेड स्टेट्स। As Russia became India's top oil supplier last month, the US State Department said on Monday that the United States does not currently have sanctions on Russian energy exports to other countries. The Indian media reported earlier in the day that Russia has surpassed traditional sellers Saudi Arabia and Iraq in exporting oil to India. The report noted that India remained non-committal on a plan proposed by the G7 group of nations to cap the price of oil purchased from Russia as a means of limiting Moscow's revenue. ये जो चीज़ है ना कि इंडिया ने जूते की नोक के ऊपर लिखा है, मैं आपको और ज्यादा लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर, बस जूते की नोक पे लिखा है, अमेरिका, G7 और यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया का जो प्लान है कि रशियन ऑयल को कैप किया जाए एट $60, ये उसका जिक्र है। लेकिन मैं एक चीज आपको और दिखा के देना, मेक अ कमेंट ऑन इट। यहाँ लिखा है कि इंडियन मीडिया रिपोर्टेड रशिया विच अकाउंटेड फॉर जस्ट 0.2%, हाउ मच, 0.2% of all oil imported by India in the year to March 31 supplied 935,556, 935,556, 9.3 million, sorry मैंने गलत किया, 9.3 million barrels per day of crude oil to India last month, the highest ever. उसके आखिरी लाइन देखिए, Russian oil now makes up to 22% of India's total crude imports, ahead of Iraq's 20.5% and Saudi Arabia's 16%. So 22% इंडियन जो क्रूड इंपोर्ट है वो रशिया से हो रही है, और इराक के 20.5 हैं, सऊदी अरबिया के 16%। लेट मी नाउ एक और मैं आपको चीज दिखा दूं। जब मुसद्दिक मलिक साहब वहां गए, ये देखिए, ये दिसंबर 2 में वापस आ गए वहां से, तो मोहम्मद हारून असलम साहब ने, जो लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम साहब ने, जो 2013 में चीफ नहीं बने थे, बट चीफ के रन में जो 3-4 लोग थे उनमें थे, सीनियर मोस्ट पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल थे,
जब राहील शरीफ साहब चीफ बने थे, उन्होंने ट्वीट किया। और ये जिम्मेदार आदमी है तो ज़ाहिर है हवा में बातें ये कभी भी नहीं करते, आप इनका पूरा ट्विटर हैंडल देख लें। रशिया रिफ्यूजेस टू सेल ऑयल ऑन रिड्यूस प्राइस टू पाकिस्तान। ब्रो, ब्रदर, you should have known this before taking a flight to Moscow. Stop looking at Russia through CNN and BBC Prison. अब मैं इसकी स्टॉप शेयरिंग करता हूं और मैं आ जाता हूं वापस। जब 24 फरवरी 2022 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने पुतिन के साथ 3-3.5 घंटे की मुलाकात की, तो उसमें एक पुतिन का ट्रांसलेटर था और एक पाकिस्तानी साइड से एक ऑफिशियल था, और पुतिन थे और इमरान खान थे। ठीक, उसके जो नोट्स बने, मैं फिर जब वापस आए 20 फरवरी में, तो मैं एक क्रेडिबल शख्स के पास गया, जो उससे ज़्यादा क्रेडिबल हो नहीं सकता कोई, और वो है ही क्रेडिबल, उसका नाम आप मिस्टर क्रेडिबल कर सकते हैं। और उनसे फिर मैंने उसको वेरीफाई भी किया। तो जो उसके मिनट्स हैं, उसकी जो कॉन्वर्जेशन है, वो मैंने पहले भी आपको वीलॉग में बताई थी, जहां से ये बात आई थी डिस्काउंटेड की। President Putin started talking to Imran Khan in the very outset of that conversation, and he said, Mr. Khan, I had always admired you. I was impressed of you. I always found you different. But the way you came here, despite all the pressure, constraints, जो आपने stand लिया है, जो आपने boldness और audacity display की है, in view of this, I now see you in a totally different light. और रशिया, मेरी गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट की और पाकिस्तान की हर तरह से मदद करने को तैयार है। यू शुड टेल अस व्हाट वी कैन डू फॉर यू। सो रशियंस ऑफर्ड पाकिस्तान 30%, इनिशियली आई थिंक 25 या 30%। उन्होंने, जब उसकी मीटिंग्स हुई उसी दिन बिटवीन द पाकिस्तानी टीम एंड रशियन टीम्स, तो उन्होंने 30% या इस तरह से उन्होंने ऑफर किया, मोर और लेस, जिन टर्म्स एंड कंडीशन से आई थिंक वो इंडिया के इक्वल ही था जो उन्होंने ऑफर किया, 30%। हमाद अजहर जो इन डेलीगेशन का हिस्सा थे, वो बहुत चौड़े हो गए। उन्होंने कहा जी हम तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़के और इतनी बहादुरी करके यहाँ पे आए हैं, तो हमें तो 50% डिस्काउंट चाहिए, जो रशियंस तैयार नहीं थे। और एक्सपेक्टेड उस वक्त ये था कि वापस आके समरी भेजेंगे, तो 35% के ऊपर बात जो है वो ठहर जाएगी। अब ये जहन में रखें कि उस वक्त जो प्राइसेस थी वो 130, 120 और $130 के दरमियान थी। इस वक्त प्राइसेस $85, $87 के दरमियान हैं। ठीक, और एक दिन पहले, इन द लास्ट 24 आवर्स, G7 कंट्रीज, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा भी हैं, G7 कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक फैसला किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि, और इस फैसले का अतलाक बड़ा डेंजरस है, इस फैसले का अतलाक होता है उन दोज शिपिंग कंपनीज, कंटेनर सर्विसेज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड री इंश्योरेंस कंपनीज। री इंश्योरेंस कंपनीज वो होती हैं जो छोटी इंश्योरेंस कंपनीज को री एश्योर करती हैं, आरईज। तो उनके ऊपर उसका इतलाक होता है, क्योंकि ये ज्यादातर जितनी भी कंपनीज हैं, ये ग्रीस में या लंदन में या यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो री इंश्योरेंस कंपनीज हैं, क्योंकि यहाँ बैंकिंग मार्केट की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। सो ये जो और ये इंडिया के पास री इंश्योरेंस कंपनीज नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि जो री इंश्योरेंस कंपनीज और जो शिपिंग लाइंस हैं, उनको उसका हिस्सा बनाया है उस चीज का। और रशिया थर्ड पार्टी कंट्रीज को जरूर बेचे, अब वो इस पे आ गए कि जरूर बेचे, लेकिन $60 अ बैरल से ज्यादा की जो वो या उससे कम की प्राइस जो है वो रशिया को मिलनी चाहिए। उससे ज्यादा की ये पता नहीं, नहीं मार्केट प्राइसेस पे, आई एम स्लाइटली कंफ्यूज, वो मार्केट प्राइसेस उन्होंने कैप कर दिए हैं कि ये प्राइसेस पे ही रशिया जो है बेच सकता है। और अगर रशिया ने ये कहा है कि हम इसको जूते की नोक के ऊपर लिखते हैं, हम अपनी ऑयल आउटपुट अपनी कम कर देंगे, और हिंदुस्तान ने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में, उसकी तो खैर कोई औकात ही नहीं है उसकी पूरी ऑयल इंपोर्ट्स की। इंडिया की अभी आपको मैंने बता दी है कि कितनी है ये जो। अच्छा, अब लेकिन इंडिया ने तो मानना नहीं है, और भी किसी ने नहीं मानना, ईरान ने भी नहीं मानना, किसी और ने भी नहीं मानना। तो मानेगा कौन? मानेगा बेचारा कमजोर मुल्क, मतलब रजिया फंस गई गुंडों में, तो मानेगा कौन? मानेगा तो पाकिस्तान। तो जो मुसद्दिक मलिक साहब ने ये तकरीर फरमाई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो इसहाक डार साहब कर रहे हैं, पहली तो बात है कि इसहाक डार साहब ने, अमेरिका ने जब कह दिया, अच्छा अमेरिका ने क्यों कहा कि रशिया थर्ड कंट्री को कर दे एनर्जी एक्सपोर्ट्स अगर लेते हैं तो हमने कोई सैंक्शन उसमें नहीं लगाई, बिकॉज इंडियंस पास 18 व्हीलर आउट ऑफ दैट पॉलिसी, बिकॉज हिंदुस्तान ने 18 व्हील वाला एक ट्रक पास कर दिया अमेरिका की और यूरोप की पॉलिसी से, और हिंदुस्तान से चूंकि झगड़ा हो नहीं सकता था, तो वो पॉलिसी कोलैप्स कर गई। तो इसहाक डार साहब को जब पता चला, तो उन्होंने इन व्यू ऑफ द अमेरिकन पोजीशन एक स्टेटमेंट दाग दी
कि रशिया जो है उनको 8 महीने के बाद पता चला कि रशिया और हिंदुस्तान ट्रेड कर रहे हैं। तो वो बात जब सारी हो गई है, तो अब ये मुसद्दिक मलिक साहब ने क्या किया है? मुसद्दिक मलिक साहब ने वेरी पोलाइटली स्पीकिंग गैस लाइटिंग की है। इसका कुछ नहीं नतीजा निकल सकता इस स्टेज पे, उन्होंने गैस लाइटिंग की है। अल्फाज इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं जब मुझे मौका मिला तो मैं एक और वीलॉग करूंगा अल्फाज की, और एकेडमिक वीलॉग करूंगा विद एविडेंस कि अल्फाज क्यों इंपॉर्टेंट हैं, नॉट ओनली फॉर कम्युनिकेशन बट ऑल्सो प्रोवाइडिंग एन इमोशनल कथारसिस टू द पीपल। और वो जो राइट अल्फाज है वो पीस मेंटेन करते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। थैंक यू।